हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आप सबको पता है कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की डेट आउट हो चुकी है 23 फेब। 23 फरवरी से आप सभी के एग्ज़ाम शुरू हैं। इसी क्रम में हमने मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया है ना। मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन की सीरीज़ शुरू की है। इससे पहले हम 2 मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन देख चुके हैं 2026 के लिए, ठीक है। इससे पहले काफ़ी सारे मॉक टेस्ट और लगा चुके थे हम 2025 वाले, ठीक है। बट अभी 2026 वाले जो मॉक टेस्ट थे वो हम 2 मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देख चुके हैं। अब इनकी एक अल्टीमेट लाइव टेस्ट की सीरीज शुरू हुई है जिसका ये पहला टेस्ट है, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन देखेंगे आज। बाकी इससे पहले के जो मॉक टेस्ट हैं उनका अगर आपने अभी तक सॉल्यूशन नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर मैं सारी जो एसएससी जीडी की सॉल्यूशन वीडियोज़ हैं उन सभी को मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें इकट्ठा कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए फिर आज हम लगाने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 के लिए लाइव मॉक टेस्ट जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 अल्टीमेट लाइव टेस्ट नंबर 1 के नाम से, ठीक है जी। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के। आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे। और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती है वो आप यहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के मॉक टेस्ट की। स्टार्ट नाउ। चलिए, तो भाई शुरू हो गया है ना। इससे पहले मैंने आपको मैं आपको कई बार मतलब जब भी मॉक टेस्ट शुरू करते हैं बता चुका हूँ कि आपकी जो अप्रोच है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से चलें। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है कि आप पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करते हो, या आपकी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। उसके बाद कौन सा अटेम्प्ट करते हो, इसका जो क्रम है वो आप अपने हिसाब से चलें मॉक टेस्ट में भी और एग्जाम में भी, ठीक है। बाकी मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले रीजनिंग सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैथ्स को सॉल्व करूंगा, उसके बाद जीके जीएस और हिंदी को देखते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं तो रीजनिंग को करने के बाद जिस हिसाब से टाइम बचता है उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड करते हैं कि जीके जीएस को कितना टाइम देना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें समझानी है या नहीं समझानी, ठीक है। क्योंकि टाइम कम होता है, 1 घंटे का समय मिलता है, उस हिसाब से चीज़ों को लेके चलना होता है, ठीक है। तो रीजनिंग के सेक्शन के साथ शुरुआत करेंगे। अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ लेना। हम देखेंगे हिंदी में इसका सॉल्यूशन। कोई डीन शिक्षक नहीं है, तो ये डीन कोई भी शिक्षक नहीं है, ऐसे लगा दो, ठीक है। नहीं है, सभी शिक्षक प्रोफेसर हैं, तो ये सारे शिक्षक प्रोफेसर हैं, ठीक है। कोई प्रोफेसर प्रवक्ता नहीं है, कोई भी प्रोफेसर प्रवक्ता नहीं है, ठीक है। कुछ डीन प्रवक्ता हैं, तो डीन का प्रवक्ता से कनेक्शन डायरेक्ट है क्या? नहीं, तो ये अलग गलत हो गया। कुछ शिक्षक प्रवक्ता हैं, जब देखो यही प्रवक्ता नहीं है, यानी प्रोफेसर ही प्रवक्ता नहीं है, तो प्रोफेसर के अंदर आने वाली कोई भी चीज़ कैसे ये हो सकती है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। यानी कि नीदर वन नॉर टू, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए, क्या बोला इसने? जिसमें आकृति दी गई, ये वाली आकृति किस ऑप्शन में दी गई है आपको चेक करना है, ठीक है। तो देखो ये इस तरह से, सबसे पहले यहाँ चेक करो इस तरह से बन रहा है क्या कुछ? पहले ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा। सेकंड ऑप्शन में इस तरह से बन रहा है क्या कुछ? सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, बट कैसा है ये? नीचे से ऐसे निकल रहा है, ऊपर नीचे भी इसकी पूंछड़ी नहीं दिख रही है। इसमें दिख रहा है शायद ये ऐसे करके, ये चीज़ दिख रही है ऐसे करके, आई थिंक, है ना। ये तो है, हाँ। तो फोर्थ ऑप्शन में ज़्यादा सही से दिख रहा है ये। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ये लिखा गया, इसको क्या लिखा जाएगा? 289 ये क्या है भाई? आपका 17 का स्क्वायर है, ठीक है। 306 क्या है? इसके नज़दीक का नंबर है। तो देखें 11 और 6 17, यानी कि इसने +17 कर दिया, 17 के स्क्वायर में +17 कर दिया। या तो अभी इसमें +17 ही करेगा, या फिर ये 14 का स्क्वायर है +14 करेगा। देख लेते हैं, 7 6 13, 9 10 और 1 11, एक और एक 2, 213 इसमें दिख रहा है क्या? अगर 213 इसमें होता तो वो भी आंसर हो सकता था, बट इसमें 213 नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है? 13 है, सॉरी 17 है। तो इनके बीच का डिफरेंस भी 17 हम मान सकते थे, बट 17 डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये 17 का स्क्वायर है।
इसलिए 17 जोड़ दिया। ये 14 का स्क्वायर है, इसमें 14 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 210। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। तो भाई देखो, यहाँ व्यक्ति खड़ा है, वो उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर, बाईं ओर यानी कि बाईं ओर यानी उल्टे हाथ की तरफ मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, अगेन वो बाईं ओर मुड़ा 10 किलोमीटर। देखो 9 तो यहाँ तक हो गया और एक एक्स्ट्रा यहाँ तक हो गया, ये 9 किलोमीटर इसके जस्ट सामने है, ठीक है। ठीक है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो अगेन बाईं ओर मुड़ेगा और 4 किलोमीटर मतलब इसके जस्ट सामने है ना। ये भी 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये भी 4 किलोमीटर हो जाएगा, इसके जस्ट सामने आ जाएगा। व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर बचा ये वाला, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डी के से किस प्रकार संबंधित है? तो डी ये रहा और के ये रहा, ठीक है। तो इनके बीच का संबंध देखना है आपको। तो डी एट द रेट क्यू, एट द रेट का क्या मतलब है? एट द रेट का क्या मतलब है? ए बी की पुत्री है। तो ए यानी कि डी जो है, ये पुत्री है किसकी? क्यू की, ठीक है। ठीक है। क्यू स्टार बी का बी का मतलब क्या है? ए बी का पुत्र है, तो ये पुत्र है किसका? बी यानी कि बी का, ठीक है। उसके बाद अगेन ए बी का पुत्र है, तो यानी ये भी पुत्र है किसका? के का, ठीक है। तो डी के से किस प्रकार संबंधित है? डी के से किस प्रकार संबंधित है? बेटे के बेटे का बेटी। तो ये एक पहली बात तो ये पोती है, पोती परपोती पुत्री। तो फीमेल है पहली बात तो पोता नहीं होगा, पुत्री नहीं होगी। पोती नहीं है, पोती कब होती है? जब पिताजी के पिताजी, इनकी पोती लगेगी ये, बट उनके भी पिताजी हैं, तो ये परपोती हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्या बोला? एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो ई को क्या लिखा जाएगा? देखो, जब भी ऐसे सिंगल अल्फ़ाबेट पूछे तो इसकी ज़्यादा संभावना 99%, 99 क्या 100% यही होगा कि ये ई जो है ना, ये किसी एक में होगा और दूसरे में नहीं होगा, बाकी सब सेम होगा। जैसे इसमें देखो ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे नहीं होगा, बाकी सब सेम होगा। देखो जैसे यहाँ CRAT, इसमें भी होगा सी ए रहा, आर ए रहा, ए ए रहा, टी ए रहा। इसमें ये सारी चारों के चारों तो सेम है, इसमें ई अलग है और इसमें के अलग है। इट मीन्स कि इन दोनों में एक एक नंबर अलग है। जो इसमें अलग होगा वो के का नंबर होगा और जिसमें अलग होगा वो ई का नंबर होगा। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 7 है, 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, क्या हैगा 9। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, क्या नहीं। यहाँ 4 है, यहाँ 4 हैगा, ठीक है। यानी कि ये जो 3 है ये 5 का है और यहाँ पे और एक्स्ट्रा क्या है? 6। और ये जो 6 है ये, सॉरी ये 3 जो है ये ई का है और 6 जो है ये के का है, तो 3 ई का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस में से एक। तो भाई चेंज करना है इसको, प्लस का मतलब है इनटू, तो माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है डिवाइड, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 से 15 30 आ गया। प्लस का मतलब क्या है? इनटू, तो 30 तिया 90 हो गया। डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है प्लस, तो प्लस 23। और इनटू का मतलब क्या है? माइनस। तो 23 में से 3 गया, कितना बचा? 20। तो 90 और 20 110। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, वो चेक करना है कि क्या कनेक्शन इनका है, ठीक है। 6 और 3 9, 9 4 13 और 6 19। तो 9 दूनी 18 और 1 19, 4 2 6, 10 और 3 13, 6 दूनी 12 और 1 13। देखो ये इनका सम 9 है और इनका कितना है? 19 है, यानी इंटू 2 + 1 है इनका सम। और यहाँ पे कितना है? 4 और 2 6 है और इंटू 2 + 1 है इनका सम सामने वाले का। यहाँ पे देख लेते हैं, ये 8 और 4 12 है, तो इनका सम 25 होना चाहिए। तो 7 3 10 और 6 16, तो नहीं है। इनका सम 7 है, तो इसका एक ज़्यादा होना चाहिए, डबल से 7 2 14 और 1 15 होना चाहिए। लेकिन ये तो 10 है, तो सॉरी 14 है, तो ये नहीं हो सकता। ये 7 3 10 है, तो इनका सम कितना होना चाहिए था? 21 होना चाहिए था, डबल से एक ज़्यादा, ठीक है। और ये क्या? 6 3 9 9 दूनी 18 और 1 19 होना चाहिए था, बट ये 19 भी नहीं है। इट मीन्स कि ये तो लॉजिक नहीं है भाई, कोई और सा लॉजिक लगेगा। टाइम खराब कर दिया हमने इस लॉजिक में। और क्या हो सकता है? मल्टीपल देखने की कोशिश करें। 6 8 48, 3 8 24, तो ये
8 तिया 24, 8 छः 48, 49, 50 इंटू 8 - 8 हो रहा है ये, ठीक है। इसमें इंटू 8 हो रहा है कि 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, इंटू 8 - 8 हो रहा है क्या, बिल्कुल सही, इंटू 8 - 8 कर रखा है इन्होंने, ठीक है। तो इसमें इंटू 8 करेंगे और -8 करेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ तो यूनिट डिजिट से कोशिश करो आप। 8 × 8 = 64, -8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ सकता है, ठीक है। आप समझे बात को, यहाँ पे जो भी आएगा इसमें से हम -8 करेंगे तो एंड में क्या आना चाहिए, 14 में से 8 गया 6 आना चाहिए ना, तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। इट मीन्स कि हो सकता है, तो चेक कर लो जल्दी से, इंटू 8 करके, 8 × 8 = 64, 32 और 6 38, इंटू 8 करेंगे कितना आएगा, 376, पहले ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन भी आ गया भाई इसमें, जो कि बहुत रेयर ही आता है इसमें। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन भी आया है, बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है, कौन सा निष्कर्ष सत्य है। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई, ये डोर है, यहाँ से इधर आप जा सकते हो, इधर से इधर नहीं जा सकते, क्योंकि ये बंदे इधर से इधर नहीं जा सकते, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। और जब इसके नीचे ये हो, इट मीन्स कि सबके नीचे ये होना चाहिए, ठीक है। देखो यू से एफ की तरफ जाना है आपको, यू कहाँ है, ये रहा, यू से एफ की तरफ जा सकते हो आप, बिल्कुल जा सकते हो। फिर यू से ए की तरफ, फिर यू से एक तरफ, बिल्कुल, ये तो सेम टू सेम उठा के रख दें यहाँ पे, तो पहले वाला करेक्ट हो गया, खत्म काम। सत्य पूछा है ना, हाँ सत्य पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़ लो भाई, हिंदी में देखते हैं। 8 खिलाड़ी हैं ये सब, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख होकर बैठे हैं। तो भाई वृत्ताकार मेज है, ठीक है, वृत्त बना लेते हैं एक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो गए, ठीक है। संजय अनिल के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर अनिल यहाँ बैठा है तो संजय इसके बाएं से दूसरे स्थान, यानी कि यहाँ पे बैठे हैं संजय जी, ठीक है। ठीक है, राहुल अनिल के दाएं से चौथे स्थान पर है, दाएं से 1 2 3 4, यहाँ पर कौन है, राहुल है, ठीक है। ठीक है, राम राहुल या संजय का निकटतम पड़ोसी नहीं है, राहुल और संजय के आसपास नहीं है राम, तो यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, या तो राम यहाँ पे होगा या तो राम यहाँ पे होगा, ठीक है। ठीक है, आकाश राम के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अगर राम यहाँ होता तो इसके दाएं से दूसरे स्थान पे तो राहुल है, इट मीन्स कि यहाँ नहीं है राम, राम यहाँ पर है। इसके दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, कौन है, कहाँ गया, आकाश राम के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे आकाश हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कमल विवेक के दाएं से दूसरे स्थान पर है, कमल विवेक के दाएं से दूसरे स्थान पर है। 3 जगह खाली बची हैं अब। तो देखो विवेक के दाएं से दूसरे स्थान पर, अगर विवेक यहाँ बैठता तो दाएं से दूसरे स्थान पे तो राम है, यानी विवेक यहाँ नहीं आ सकता। विवेक यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि दाएं से दूसरे स्थान पे राहुल बैठा है। इट मीन्स कि विवेक यहाँ पे आएगा और इसके दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठ जाएगा, कमल, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ एक ही व्यक्ति बचा जो नहीं बैठा अभी तक, ठीक है। रामू के दाएं से दूसरा कौन है, तो रामू कहाँ पर है भाई, राम है या रामू है ये, राम है ना ये तो, आकाश राम के दाएं से दूसरे स्थान पर है। रामू 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 यहाँ पे नहीं है, इट मीन्स की जो खाली जगह है यहाँ पे रामू बैठे हैं। रामू के दाएं से दूसरा कौन है, दाएं से दूसरा कौन है, राहुल है। राहुल ऑप्शन में नहीं है क्या, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, +2 10 तिया 30, +2 3 तिया 90, 96, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 +2 10 तिया 30, +2, 4 दूनी 8 +2 10 तिया 30, +2, 2 एकम 2 +2 इंटू 1 +2, 2 एकम 2 +2, 4 दूनी 8 +2 10 तिया 30, +2, 3 चौका 4 दूनी 8, 4 तिया 12, +2 इंटू 4 +2, अब इंटू 5 +2 आ जाएगा, तो 13 पंजे 65, 650 में 2 जोड़ देंगे 652, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अगस्त 2009 को शनिवार था, तो 1 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक, जब भी आप नेक्स्ट ईयर जाते हैं सेम डे को तो +1 हो जाता है, अगर वो लीप ईयर है, फरवरी बीच में आ गई है तो वहाँ +2 हो जाता है। जैसे 2009 से 1 अगस्त 2010 की तरफ अगर आप जाएंगे, 2010 की तरफ, तो +1 हो जाएगा, यानी शनिवार से इतवार हो जाएगा या रविवार हो जाएगा, ठीक है। 1 अगस्त 2011 को फिर +1 हो जाएगा, 1 अगस्त 2012 को +2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2012 क्या लीप ईयर है, इसमें फरवरी 29 की होगी,
ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा होगा तो इसलिए +2 हो जाता है। और 2013 में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा, 1 2 3 4 5, तो +5 कर देना है आपको किस में, शनिवार में। तो शनिवार में +5 करेंगे तो क्या 7 कर देंगे शनिवार, शुक्रवार और पीछे बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार हो जाएगा +5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो F से H, फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन सबसे पहले देखना है आपको। ठीक है, FCH, FGH+2, CDE, MNO, JKL, +2 कर रखा है, RSTQRS। ठीक है, तो MNO, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। UVW, तो ये ऑप्शन भी खत्म, खत्म काम। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 डिब्बे हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, इसी क्रम में ज़रूरी नहीं है। आर को टी के ठीक नीचे रखा गया है, तो टी के ठीक नीचे कौन है, आर है। ठीक है, ठीक है। वी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है। वी और क्यू का अलग सीन है, पहले टी और आर से संबंधित देख लेते हैं कोई है क्या। जो एस के ठीक ऊपर है, यू वी के बीच में है 3 डब्बे, वी सबसे ऊपर है, पी, यानी इन दोनों से संबंधित तो कोई है नहीं। तो अब दूसरी सिचुएशन बना लेते हैं। वी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया, वी क्यू के ठीक ऊपर रखा गया। जो देखो यहाँ पे जो का मतलब क्या होता है, सेकंड पर्सन। जब ऐसे करके आपको यहाँ पे अगर और लिखा होता तो वो फर्स्ट पर्सन के बारे में बात है। जब दो एलिमेंट ऐसे दे दें और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे या तो और लिखा होगा या फिर जो की लिखा होगा। ठीक है, तो अगर जो लिखा है तो वो सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा है, और लिखा है तो वो फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, हम्म, तो जो यानी कि क्यू एस के ठीक ऊपर है, क्यू जो है वो एस के ठीक ऊपर है। यू और वी के बीच में केवल 3 डिब्बे हैं, तो यू और वी के बीच में, तो वी यहाँ पे है तो ऊपर भी हो सकता है, यू यू नीचे भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। वी सबसे ऊपर वाला डिब्बा है, अगर वी सबसे ऊपर है तो यू तो नीचे ही आना चाहिए ना। ठीक है, तो वी को सबसे ऊपर बिठा दो, VQS। तो वी और यू के बीच में 3 डिब्बे हैं, तो 1 2 3 यू के बीच में। ठीक है, वी और यू के बीच में आ गए। 1 2 3 4 5 7 लोग हैं ना। और ये भी बोला था इसने, अब देखो इसके नीचे 1 2 2 स्थान और बचेंगे, 5 तो ये हो गए, 7 ही है। आर जो है वो टी के ठीक नीचे है ना, आर जो है वो टी के ठीक नीचे है, तो ये दोनों स्थान यहाँ पे हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, पी की स्थिति कौन सी है, पी पी कहाँ पर है, पी कहीं पे नहीं है, तो पी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यू के ठीक नीचे नहीं, ठीक ऊपर है। क्यू के ठीक ऊपर नहीं, ऊपर से दूसरा नहीं। फोर्थ ऑप्शन क्या है, एस के ठीक नीचे, बिल्कुल सही। ये देखो एस के ठीक नीचे है पी, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इंग्लिश में देख लो इसको पहले आप। गर्मी ठंडी, इसको ऑप्शंस के साथ चलेंगे ना। गर्मी ठंडी, तो ऐसे ही शब्द देखना है ना। हाँ ठीक है, गर्मी ठंडी यानी किसने अपोजिट दे रखा है, गर्मी का ठंडी, प्रोत्साहित प्रेरित, ये तो अपोजिट नहीं होगा, ये तो वो हो जाएगा, मतलब एक जैसा हो जाएगा ना, पर्यायवाची जैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। स्पर्धा सफलता, बने रहना यानी कायम रहना, ध्वस्त करना निर्माण करना, ये एक दूसरे का अपोजिट है। किसी को ध्वस्त कर देना और उसको निर्माण करना एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, क्या बोला है इसमें, जो किसी भिन्न का चयन कीजिए, यानी इनमें से चार में से एक ऑड वन आउट छांटना है आपको। तो 7 को ये लिखा गया है, तो ये इसके क्यूब के आसपास है, यानी 343 में प्लस क्या किया है इसने, 11 कर दिया है। ठीक है, 5 को ये लिखा गया, 125 में प्लस क्या कर दिया इसने, 11, यानी कि क्यूब में +11 कर रहा है। ठीक है, 729 होता है क्यूब, प्लस कितना कर दिया, 30 40 13, +13 कर दिया इसने। 512, इसने भी क्या कर दिया, इसके क्यूब में +11 कर दिया, यानी इसमें +13 किया गया क्यूब करके, बाकी सब में +11 11 है, तो यानी ये वाला ऑप्शन जो है वो ऑड वन आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, समझ पाए, बिल्कुल समझ पाए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन है कि 27 वर्ष के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। इससे क्या धारणा बना सकते हैं, जो 27 वर्ष वर्ष तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। तो गलत बात है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, ऐसा भी नहीं कहा गया, वो तो ये बाय चांस रहे होंगे। मेरे हिसाब से दोनों गलत होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉजिटिव शब्द, अगेन यार इंग्लिश में देख लो इसको, जिस बच्चे को देखना था। पॉजिटिव शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखो पॉजिटिव है, POSITIVE,
व्यवस्थित करें तो ABCDEFGHI, दो बार है ना आई, IJKLMNOPQRSTUV, ठीक है। कितनी स्थिति अपरिवर्तित है? 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी की भी स्थिति अपरिवर्तित नहीं है। तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो देखो भाई, पहले फर्स्ट से फर्स्ट का फिर फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन आपको देखना है, ठीक है। तो C से आई यानी 3 से 9 यानी +6 कर दिया। H से Q यानी 8 से 17, ठीक है। मैं नंबर्स में देख रहा हूँ डायरेक्ट। H 8वें नंबर पे होता है, Q 17 नंबर पे होता है, 8 9 17। A से G यानी 1 से 7 यानी +6, बिल्कुल सही। S से B, S कितना होता है? 19 होता है, 19 में +6 +9 +6 +9 वाला कनेक्शन है क्या इसमें? S में +9 करूँगा तो कितना आ जाएगा? 7 और 2 9, बिल्कुल बी आएगा। फिर ई में +6 करूँगा तो 6 5 11, बिल्कुल सही। तो पहले +6 फिर +9 फिर +6 फिर +9, है ना। ये क्या है? +6 हो जाएगा इसमें। देखो ऑप्शंस में जाओ, है ना। पहला दूसरा तीसरा तीनों में सेम है, चौथे पे आ जाओ। देखो +6 +9 +6 +9। आपको पता है शुरू के तीनों सेम है तो आपको करना क्यों है? पहले में +6 होगा, फिर +9 फिर +6 फिर +9। तो +9 करो इसमें आई में, तो आई में +9 करोगे तो आर आएगा, है ना। 9 9 18 होता है, ठीक है। फिर +6 करो तो 6 5 11 होता है, तो के आएगा। ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। आर के बाद के आ गया। उसके बाद फिर +9 आएगा ना, 6 9 6 9 6 9। तो +9 करेंगे किस में? 14 में। तो 14 में 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 10 23 बचेगा ना। 24 में से गया 23, तो 23 क्या होता है? W होता है। तो ये ऑप्शन भी खत्म। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी संख्याओं को हटा दिया जाता है तो निम्न में से कौन सा दाएं से पांचवा होगा? तो ये भाई श्रृंखला है, इसमें से संख्या को हटा देना है। तो दाएं से पांचवा कौन होगा? तो काउंट करते वक्त संख्या को भूल जाओ, सिंपल। देखो पहला ये 1 2 3 4 5, संख्या को भूल गए तो पांचवें नंबर पे कौन आएगा? जे आएगा, सिंपल। अगेन भाई आज भी हमें 20 मिनट लग चुके हैं, 20 मिनट से ज़्यादा ही अप्रॉक्स। बस मैथ्स का लेवल ऐसा ना हो कि टाइम लग जाए, ठीक है। कोई नहीं, उस हिसाब से कर लेंगे, टाइम लग भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 30 है, शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक की किसी की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल करो। कैसे? 12 का औसत 40 है, तो 12 का सम कितना हो जाएगा? एवरेज 40 है तो सम क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर। तो 12 चौक 48, 480 है इनका सम टोटल, ठीक है। पहली 7 संख्याओं का एवरेज 30 है, तो 7 संख्याएं और 30 एवरेज है, तो इन 7 का सम कितना हो गया? 210 हो गया। बाकी बची हुई संख्याओं का सम निकाल लो, तो टोटल में से इन 7 का सम घटा दो तो कितना आ जाएगा? 270। तो भाई 12 संख्याएं थी जिसमें से हमने 7 का सम घटा दिया, तो 5 संख्याएं बची बस। तो उन 5 संख्याओं का योग ये है, तो 5 5 25, 5 चौक 20, 54 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि इतना बेसिक तो आपका क्लियर होगा। रिंकू 840 क्रय मूल्य वाली मेज को 10% के लाभ पर सोनू को बेचता है और सोनू इसे रॉकी को 5% की हानि पर बेचता है। मेज का अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या होगा भाई? देखो 840 वाली मेज को वो 10% के लाभ पे बेच रहा है, तो 840 पर 10% का लाभ मिल रहा है, यानी एक जीरो हटा दो साइड में से। 10% निकालने के लिए लास्ट का एक जीरो हटा दोगे तो 10% आ गया, यानी कि 84 रुपये का लाभ हो गया। तो इसने कितने बेच दिया? 8 4 12, 8 और 1 9। इतने रुपए में इसने किसको बेच दिया? सोनू को। सोनू ने इसे रॉकी को बेच दिया कितने में? 5% के लॉस पर बेच दिया। तो 5% कैसे निकालेंगे इसका? 5% यानी 1/20। 5% का मतलब क्या होता है? 5/100, यानी कि 5 एकम 5 दूनी 10, 1/20 निकालना है आपको। तो सिंपल है, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 दूनी 4। तो 462/10, यानी कि पॉइंट लगा दो एक के बाद, नीचे एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लगा दोगे, तो 46.2। तो ये आ गया आपका क्या? 5%। तो इसने इसमें 5% का लॉस लिया, किस पे? 924 रुपये पे। तो कितना बचा देखो, 10 में से 8, 10 में से 2 गया 8, 13 में से 6 गया 7, 11 में से 4 गया 7 8, 877.8 ऑप्शन नंबर सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 पेन की दर से कुछ पेन खरीदता है और 11 रुपये में 10 पेन की दर से कुछ बेचता है। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन। क्या करो, एक पेन का CP निकाल लो, कॉस्ट प्राइस, और एक पेन का
SP निकाल लो, ठीक है, दोनों का रेशियो निकाल लोगे, आराम से सवाल हो जाएगा। कैसे? 10 रुपये में 11 पेन खरीदे हैं, तो 11 पेन मैंने 10 रुपये में खरीदे हैं, तो एक पेन कितने में खरीदा? 10/11 रुपये में। तो एक का CP कितना हो गया? एक पेन का CP हो गया 10/11 रुपये, है ना? कैसे निकालोगे? देखो, 11 पेन बराबर 10 रुपये। एक पेन निकालना है तो इस 11 को यहाँ पे ले जाओ नीचे, 10/11 रुपये, ठीक है। एक का CP आ गया, एक का SP निकालिए। एक का SP कैसे निकालेंगे? 11 रुपये में 10 पेन बेचे हैं, तो एक पेन कितने में बेचा होगा? 11/10 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। ये पेन वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, तो एक का SP आ गया। CP अपॉन में SP, देखो CP अपॉन में SP, तो SP कितने? 11/10, तो ये 10 ऊपर गया, ये 11 नीचे आ गया, ये वाला, ठीक है। ठीक है, तो 10 दाम 100, 11 का 121, तो 100, ये क्या लिख दिया मैंने? 121। 100 रुपये की चीज़ 121 में बिक रही है, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है? 21 रुपये का, यानी 21% का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात यह है, उनका गुणनफल यह है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या बतानी है। देखो, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, इसको मान लो 2x, इसको मान लो 3x, और इनका मल्टीप्लिकेशन दे रखा है आपको 7×2=6, तो 3×2=6x² हो गया बराबर 726। तो x² बराबर क्या आ गया? 726/6, तो 6 × 6 6×2=12, 6 × 6, तो x² बराबर 121, तो x बराबर क्या आ जाएगा? रूट का 121, यानी 11 आ जाएगा। x अगर 11 है तो पूछा क्या? सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2x, यानी 11×2=22। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मिथर्स और होमर की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। 7 वर्ष बाद होमर की आयु इतने वर्ष होगी। 8 वर्ष बाद स्मिथर्स की आयु क्या होगी? इन दोनों की आयु का रेशियो ये, 7 वर्ष बाद होमर की आयु इतनी हो जाएगी। देखो, 7 वर्ष बाद मैं 42 साल का हो जाऊंगा, यानी आज मैं कितना हूँ? 7 वर्ष कम होने इससे, तो आज मैं हूँ भाई 7×5 = 35, ठीक है। 7×42, 7×5 = 35, तो आज मैं 35 वर्ष का हूँ, तभी तो मैं 7 वर्ष बाद 42 वर्ष का हो जाऊंगा। तो होमर की आज की आयु क्या है? 5 यूनिट है। इसके हिसाब से तो 5 यूनिट है ना यहाँ पे। ये 5 यूनिट किसकी है? होमर की। तो होमर की 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 35 एक्चुअल वैल्यू, यानी ×7 हो रहा है। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी? ×7, 7×3 = 21। आज ये 21 वर्ष का है, कौन? स्मिथर्स। तो 8 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 21 और 8 29। ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो 25% का मतलब होता है 1/4। अगर क्रय मूल्य 4 रुपये था तो मैंने अंकित मूल्य कितना कर दिया? इस पे 1 बढ़ा दिया, यानी कि 5 कर दिया, ठीक है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। 25% होता है 1/4। अगर CP 4 है तो मैंने उस पर 1 बढ़ा दिया, मार्क प्राइस, ठीक है। इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचना चाहिए ताकि कोई लाभ और कोई हानि ना हो? कोई लाभ कोई हानि तब नहीं होती जब हम इसको CP पर बेचें, यानी 4 रुपये पर बेचें। 5 रुपये की चीज़ को हम 4 रुपये पे बेच रहे हैं, तो 5 रुपये पे कितने का वो दे रहे हैं हम डिस्काउंट? 1 रुपये का। तो 5 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि इंटू 100 करेंगे तो 20% का हमें क्या करना पड़ेगा? इस पर डिस्काउंट देना पड़ेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें तो इंग्लिश की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली सॉल्व कर दो इसको। पहले तो डिवाइड है, तो डिवाइड को 6×4 = 24, 4 आ गया इंटू। अब देखो, ऑफ का मतलब होता है इंटू, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो 3 से 3 खत्म, ये आ गया 1/4 प्लस ऑफ का मतलब इंटू, 3 से 3 खत्म, 5/4, तो ये आ गया आपका 6/4, ठीक है। तो इसका आ गया 6/4, 4 से 4 खत्म, 6 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पी एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। पी जो है ये 5 घंटे में भर सकता है। समान टंकी क्यू, समान टंकी को क्यू 15 घंटे में भर सकता है। क्यू जो है ये 15 घंटे में भर सकता है। और आर 7.5 घंटे में खाली कर सकता है। तो आर जो है ये माइनस वाला पाइप है जो कि 7.5 घंटे में खाली कर देगा, ठीक है। समान टंकी को भरने में तीनों नल एक साथ कितना समय लेंगे? तो भाई निकालो इनकी एफिशिएंसी। 15, 7 दूनी 14, 15, 15 एकम 15, 5 तिया 15। तो ये जो खाली करने वाला टैंक है और ये दोनों भरने वाले हैं, सॉरी पाइप, ठीक है। ये दोनों 3 और 1 4 भर दे रहे हैं और ये 2 खाली कर दे रहा है, यानी 1 घंटे में मिलकर 4 भर रहा है, 2 खाली हो रहा है। 1 घंटे में कुल मिला के 2 यूनिट भर पा रहा है। टोटल भरना कितना है? 15 यूनिट। ये टोटल वर्क होता है यहाँ पे। तो 15 यूनिट भरना है टोटल, 1 घंटे में 2 यूनिट भरता है, तो 7.5 घंटे में ये 15 यूनिट भर जाएगा। ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार पिज्जा के संपूर्ण भाग में से एक चौथाई भाग निकाला जाता है। शेष पिज्जा का परिमाप कितना है ये आपको बताना है। देखो, ये भाई एक पिज्जा है, ठीक है। इसने क्या किया, इसका एक चौथाई भाग, यानी ये सेंटर था तो इतना भाग इसने क्या करा, निकाल दिया, ठीक है। ये वाला भाग जो है ये निकाल दिया इस पूरे वाले का, इसका इसका वो परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप कैसे निकालोगे? देखो, इस पूरे वाले का परिमाप निकालो परिधि का पहले, और उसमें से एक चौथाई भाग की परिधि हटा दो, ये वाली परिधि हटा दो। इट मीन्स कि इसका तीन चौथाई परिधि निकालो बस आप। भाई ये एक चौथाई निकल गया इसमें से। तो परिधि जो होती है साइड में, ये चारों तरफ परिधि है, तो परिधि क्या होती है, 2 × पाई इंटू आर। आर कितना है, व्यास इसका 28 है, तो रेडियस हो गई 14, ठीक है। ये पूरी परिधि आ गई इसकी, बट हमने एक एक चौथाई भाग निकाल दिया, तो हमें सिर्फ तीन चौथाई भाग चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ इस वाली परिधि का आ जाएगा इसका, ठीक है। ये अलग कलर कर देता हूँ। कौन सा कलर करूँ? ये वाला कर देता हूँ, ब्लैक। ये वाला जो भाग है ना, ये वाला यहाँ तक का तीन चौथाई भाग, इसकी ये परिधि आ गई। प्लस अब इसने क्योंकि परिमाप पूछा है तो ये भी जोड़ना पड़ेगा आपको और ये भी जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये और ये क्या हो जाएगा, +2r, ठीक है। ठीक है, चलो अब कर दो इसको। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 से ये 2 खत्म, 22 × 3 = 66 +2r यानी कि 28। तो 8 × 6 = 14, 6 × 2 = 8 और 1 = 9, 94। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेन ए ने 50 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 30 मिनट का समय लिया। यदि ट्रेन बी की चाल ट्रेन ए की तुलना में 40% अधिक है तो दोनों ट्रेनों की संबंधित चालों का अनुपात बताना है। देखो, 50 किलोमीटर ट्रेन ए ने 30 मिनट में तय कर लिया। अगर मैं 30 मिनट में 50 किलोमीटर चल रहा हूँ तो मैं 60 मिनट में कितना चलूँगा, डबल यानी कि 100 किलोमीटर चलूँगा। चाल यही होती है कि आप एक घंटे में कितना चल रहे हो, तो ट्रेन ए जो है वो एक घंटे में कितना चल सकती है, 100। तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा ए की चाल आ गई, ठीक है। यदि ट्रेन बी की चाल ए की तुलना में 40% अधिक है, लो सबसे ईजी आ गया। 100 है तो 100 का 40% भी बहुत आसान होता है। ट्रेन बी की चाल ट्रेन ए से 40% अधिक है, तो 100 है इसकी है, तो इससे 40% अधिक यानी 140 हो जाएगी इसकी, है ना। इससे इसका 40, 100 का 40% 40 होता है, तो इससे से 40% अधिक यानी कि 140 होगी। तो बोला क्या, दोनों की आपको क्या निकालना है, चालों का रेशियो निकालना। तो 20 × 5 = 100, 20 × 7 = 140, तो 5:7 ऑप्शन, अच्छा 7 5 बी है। तो ए और बी का ही पूछ रहा होगा, ये 5:7 ही है, ठीक है। दोनों ट्रेनों की संबंधित चालों का अनुपात, तो वैसे भी ए के बारे में पहले बताया तो ए के बारे में ही पहले पूछ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है, परिमाप बराबर यानी कि 4a बराबर क्या है, 3a, ठीक है। ठीक है, यदि वर्ग का विकर्ण ये है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। देखो, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2a, ठीक है। तो √2a कितना दे रखा है यहाँ पे, 12, है ना। तो 12 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगी इसकी a यानी कि भुजा। और अगर a बराबर 12 है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 48। तो ये कितना आ गया यहाँ पे, वर्ग का परिमाप हो गया 48। टी ए बराबर 48 है तो ए त्रिभुज की एक भुजा कितनी हो जाएगी, 3 × 3 = 3 = 18। त्रिभुज की एक भुजा आ गई भाई 16, ठीक है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजाएं 16 हो जाएंगी, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a², ठीक है। ए यहाँ पे कितना है, ए है यहाँ पे आपका 16, तो 16 का स्क्वायर कर दो, तो 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, रेशियो 64 √3। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 किलो चावल और गेहूं के मिश्रण में चावल और गेहूं का अनुपात इतना है। यदि मिश्रण में 3 किलो गेहूं मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में चावल और गेहूं का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो भाई, 42 किलो टोटल चावल है, जिसमें से चावल और गेहूं का रेशियो ये है, चावल पहले लिखा है ना तो चावल पहले दिया है, गेहूं बाद में। देखो, दोनों मिला के कितना है, 7 यूनिट है, पर एक्चुअली में तो कितना है, 42 है ना। तो 7 यूनिट की वैल्यू 42 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 7 = 7 × 42। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 5 = 30, ठीक है। इसकी कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12। इतना 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 चावल है और इतना गेहूं है। अब इसने बोला 3 किलो गेहूं और मिला दो, तो इसमें 3 किलो गेहूं और मिला दिया। अब बोल रहा है कि रेशियो बताओ चावल और गेहूं का, तो ये 15 हो गया, ये 30 हो गया, तो
15 दूनी 30, 15 एकम 15, 2:1। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 24% की वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार ली, उधार दी। 5 वर्षों में ब्याज उधार ली गई धनराशि से 1200 रुपये अधिक हो गया। तो 5 वर्षों में जो उस पर ब्याज मिला ना, वो उधार जितनी धनराशि दी गई थी उससे भी 1200 रुपये अधिक मिल गया उसको। तो उधार दी गई या ली गई राशि कितनी थी ये बताना है। देखो, मैंने 24% के रेट पर दिया, 1 साल में मैं 24% ब्याज लेता हूँ, तो 5 साल में कितना ब्याज लूंगा? इंटू 5, 24×5 120% लूंगा। कोई राशि अपने आप में 100% थी, वो ब्याज ही उसका कितना हो गया? 120% हो गया। यानी कि कितना धनराशि से कितना ज़्यादा ब्याज हो गया? 20% ज़्यादा ब्याज हो गया। इसी 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1200 दे रखी है। धनराशि पूछी है तो धनराशि कितनी है? 100%, यानी 20×5 100। तो 20% की जो वैल्यू उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 12×5 60। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में इतने प्रतिशत मत प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार इतने मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसने अवैध मत वगैरह कुछ नहीं बताया। तो देखो, एक को अगर 64% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 100% वोट्स थे, तो एक को 64 मिल गया, दूसरे को कितने मिलेंगे? 36%। ठीक है। ठीक है। तो ये कितने मतों से जीता? 252 से। यानी कि इस वाले को इससे कितने परसेंट वोट ज़्यादा मिले? तो 36 घटा दो इसमें से, 8 और 2 28%। इस वाले को 28% ज़्यादा मिले, यानी कि 28% की ही वैल्यू कितनी दे रखी है? 252। भाई वोट तो 252 ज़्यादा मिले, बट परसेंटेज में देखा जाए तो परसेंटेज में 28% वोट ज़्यादा मिले। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 252/28। तो 7×4 = 28, 7×3 = 21, 7×6 = 42, 4×9 = 36। तो 1% की वैल्यू 9 पूछा गया टोटल, यानी कि 100% की वैल्यू 900। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 10,000 रुपये आंशिक रूप से 6% प्रतिवर्ष की दर से और शेष राशि को 4% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया। व्यक्ति ने दोनों योजनाओं में 2 वर्ष का साधारण ब्याज समान है, तो 6% प्रतिवर्ष की दर से कितनी राशि को का निवेश किया गया था? 10,000 रुपये आंशिक रूप से 6% प्रतिवर्ष की दर से और शेष राशि को 4% प्रतिवर्ष की दर से उधार दिया। दोनों योजनाओं में 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज समान है। देखो, 10,000 रुपये की मैं मान लेता हूँ, 2 भागों में मैंने बांटा, एक भाग था ए और एक भाग था बी। ठीक है। दोनों को मैंने 2-2 साल के लिए क्या किया? ब्याज पे दिया। एक पर 6% का ब्याज मिल रहा था, एक पे 4% का ब्याज मिल रहा था, बट दोनों पर 2 साल का ब्याज बराबर था। यानी ए का दो, मतलब इसको 6% पे दिया हूँ और इस पे इसको 4% पे दे रहा हूँ। इस पे 12% ब्याज मिलेगा, यानी ए का 12% बराबर हो जाएगा बी का 8%। ठीक है, सिंपल। यही तो बोला इसने कि 2 साल का दोनों का ब्याज बराबर है। देखो, 100 से ये 100 खत्म, 4×2 = 8, 4×3 = 12। तो ए रेशियो बी कितना आ जाएगा? ए के सामने क्या है? 2, और बी के सामने क्या है? 3। ठीक है, सिंपल सी चीज़ आप समझ पाए। ठीक है। तो ए को तो मैंने दिया 2 रेशियो, सॉरी, ए को मैंने ए जो था वो 2 भाग था, तो बी कितना था? 3 भाग था। टोटल मिला के कितने रुपए की राशि है? 5 रुपए की राशि है। इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? एक्चुअल में तो 10,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,000। पूछा गया 6%, तो यानी कि 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,000। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की मासिक आय का अनुपात ये दे रखा है आपको, उनके व्यय का अनुपात ये दे रखा है। ए और बी क्रमशः इतने इतने रुपए प्रति माह बचाते हैं। तो बी की आय का ए के व्यय से अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी आजकल आ भी रहा है एग्जाम्स में, बहुत बार आ चुका है। ठीक है। ए और बी की मासिक आय दे रखी है इतनी, तो मैं मान लेता हूँ ए की आय अगर 6x है तो बी की आय 7x। ठीक है। उनके व्यय का अनुपात ये दे रखा है और ए और बी की क्रमशः बचत दे रखी है। आपको पता है इनकम बराबर क्या होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जितना खर्च करते हैं प्लस जितना बचाते हैं। तो अगर मैं सेविंग बराबर कहूँ तो सेविंग क्या हो जाएगा? इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर को घटा दूं तो मेरे पास सेविंग आ जाएगी। या मैं कहूँ कि एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, तो वो इनकम में से सेविंग को घटा दूं तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। सेम ये चीज़ आपको करनी है कि ए की इनकम कितनी है? 6x। अगर मैं इसमें से इनकी सेविंग्स को घटा दूं तो क्या आ जाएगा? इनका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो ए का ऊपर लिख दी, बी की इनकम नीचे लिख दी, माइनस कितना है? बी की बचत कितनी है? 8500।
तो ए के पास कितना रेशियो हो जाता है, ए के पास 4 व्यय बचता है तो बी के पास 5। ठीक है, ये इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है, यहाँ पे दे रखा है आपको। ठीक है, मैंने क्या किया, इनकम में से बचत को घटा दिया तो इनका एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30 एक्स, 8 पंजे 40,000। ठीक है, बराबर 7 6 42 एक्स, सॉरी 7 चौक 28, सॉरी सॉरी 7 चौक 28 एक्स माइनस 8 चौक 32 और 2 34,000। ठीक है, अब क्या यहाँ पे इसको ले जाओ, 2 एक्स ये इधर आ जाएगा तो 2 एक्स बराबर हो जाएगा 6,000, 1 एक्स बराबर हो जाएगा 3,000। पूछा गया इसने बी की आय, तो बी की इनकम कितनी थी भाई, 7 एक्स, तो 7 या 21,000 आ गई बी की इनकम। और ए का व्यय है, तो ए का व्यय कितना है, ए का व्यय है भाई, ए का व्यय यहाँ पे ये ले लेते हैं इसको, 6 एक्स कमा रहा है, 8,000 क्या कर रहा है और बचा रहा है, तो व्यय कितना हो जाएगा, ये 6 3 18 है ना। एक्स की वैल्यू 3 आई है तो 18,000 कमा रहा है, 8,000 रुपये बचा रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा होगा वो, 10,000 का कर रहा होगा, 10 के का, तो के से के गया 21:10। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिरामिड का आधार, ओ माय गॉड, पिरामिड क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गए, जिसमें मेरे सीपीयू में 3 से 4 क्वेश्चन इसलिए छूट गए थे क्योंकि मैं सडनली एकदम से वहाँ पे सारे फॉर्मूला भूल गया था और मैंने आते ही तुरंत चेक भी किया। पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर की भुजा वाला वर्ग है तथा पिरामिड का आयतन इतना है, तो पिरामिड के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा पिरामिड के आधार के क्षेत्रफल में अंतर क्या है, ये आपको बताना है। पिरामिड के आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ठीक है, ठीक है, पिरामिड का आयतन ये दे रखा है, पिरामिड के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल में क्या अंतर है आपको बताना है। तो देखो आपको आयतन दे रखा है इसका, तो आयतन बराबर क्या होता है, पिरामिड का आयतन होता है, वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 इंटू बेस का एरिया, ठीक है, इंटू में एच। ठीक है, तो यहाँ से हमें एच पता चल जाएगी, 400 लिख देता हूँ। और आधार क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, इंटू 3 यहाँ पे गया, यहाँ पे 100 नीचे आ गया, 100 चौका 4 तिया 12, तो आपकी हाइट कितनी आ गई, आपकी हाइट नहीं सॉरी, इसकी हाइट पिरामिड की एच कितनी आ गई, 12 आ गई। पिरामिड के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पिरामिड का सी एस से क्या होता है आपका 1/2, लेकिन इसमें तो स्लैंट हाइट चाहिए होगी, तो पहले स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं, एल निकाल लेते हैं, त्रियक ऊंचाई। तो त्रियक ऊंचाई क्या होती है भाई, त्रियक ऊंचाई होती है रूट के अंदर A/2 का होल स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। A/2 क्या होता है, जो भी बेस का, बेस की भुजा है ना, यानी कि इसकी भुजा स्क्वायर की भुजा है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस एच कितनी आ गई हमारी 12, 12 का स्क्वायर 169, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी यार 12 का स्क्वायर 169 लिख रहा हूँ यार, 144, 5 4, मैंने तुरंत सोच लिया था कि इनको मिला के 169 हो जाएगा, तो वही लिख दिया यहाँ पे बोलते बोलते। 169 का रूट कितना हो जाएगा, 13, तो स्लेंट हाइट कितनी आ जाएगी आपकी 13। ओ माई गॉड, 18 मिनट बचे हैं, थोड़ा तेज चलते हैं ना। एल आपकी आ गई 13। तो पिरामिड के पास पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार का परिमाप, तो आधार का परिमाप 40 हो जाएगा, इंटू एल 13, तो 20, 13 दूनी 26, 260 रेशियो। पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 दाई 100, तो 260 में से 100 गया, कितना बचा 160। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। आधार क्या है उसका, वो है स्क्वायर है इसलिए। ठीक है, ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, ए 24 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी को 30 दिनों में, यदि वे इस पर 8 दिन तक कार्य करते हैं। तो भाई देख लेते हैं इसको, टोटल काम कितना है, 120, 3 चौक 12, 24 पंजे 120, दोनों मिलकर एक दिन में, 1 घंटे में सॉरी 9 काम करते हैं। तो 8 दिन में, सॉरी एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 8 दिन में वो कितना काम कर देंगे, 9 8 72 काम कर देंगे। तो 120 में से 72 काम हो चुका है, तो बचा कितना, 7 5 12, यानी कि 48 काम बचा 120 में से। ठीक है, तो ये पूछा है कि कितना बचा, 12 चौक 48, 12 एकम 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 काम बचा है। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे इससे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 8 प्राप्त होता है। देखो इसको बेसिक से बता देता हूँ मैं, बेसिक से ही करना पड़ेगा क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 499, सॉरी 999 कह रहा हूँ, 49। ठीक है, ये है, इसके आसपास देखना पड़ेगा। तो इन तीनों को पहले एलसीएम निकालो आप। तो तीनों का एलसीएम कैसे निकालोगे, 48, 36 और 18। तो 48 को 12 चौक 48 लिख सकता हूँ मैं, 36, 12 तिया 36, 6 तिया 18, ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया, 144।
तो आपको 144 का मल्टीपल देखना पड़ेगा जो इसके आसपास हो जस्ट। तो आप इसको क्या करो, 144 से डिवाइड करो सिंपली, तभी तो इसके आसपास निकल आएगी वो संख्या जो 144 से पूर्णतः कटती हो। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो देखो जो इससे पूरी तरह से कटती हो। आपको करना क्या होता है इसमें, आप एलसीएम लो, जो कि 144 आ गया, इसका के मल्टीपल ढूंढो, प्लस 8 कर दो, जो भी रिमाइंडर यहाँ पे दे रखा है ना वो लिख दो, वो संख्या आ जाएगी। तो इसको काटने की कोशिश करो, 14 5 17, 14 6 24 14 98। तो 6 से जाएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24 25 26 7 8। तो 864, 5 9 में से 6 या 3 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 निम्मा तक ही जाएगा ये। तो 9 चौक 36, 37 38 39 में आएगा 9 3 12, तो 1296, 9 में से 6 गया 3, और 15 में से 9 गया 6, यानी 63 एक्स्ट्रा है। अगर इसमें से मैं 63 हटा दूँ, इस संख्या में से अगर मैं 63 हटा दूँ तो ये पूरी तरह से 144 से कट जाएगी। तो ये 63 हटा देता हूँ मैं, 6 बचा, 9 में से 6 गया 3, ये बचा, बट प्लस रिमाइंडर 8 बचना चाहिए, तो 8 इसमें जोड़ देंगे, तो 8 6 14 4 9 9 4 4, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी ने क्रमशः इतने और इतने रुपए की राशि से व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा इतना है, तो ए द्वारा अर्जित लाभ क्या है ये बताना है। देखो, ए और बी का इन्वेस्टमेंट कितना ये है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लो, आपको पता चल जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही आपके प्रॉफिट का रेशियो भी होता है। 2 जीरो से देखो, ये वाली 2 जीरो खत्म। अब इसको काटो, अब 5 से काट देते हैं, 25 से तो लंबा कटेगा, 5 एकम 5, और 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है, हाँ 25 से नहीं कटता ये, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, और 5 पंजे 35। ठीक है, तो ए रेशियो बी, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ गया आपका, 37 रेशियो 45। ठीक है, बी का हिस्सा कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए, और ए का हिस्सा 37 होना चाहिए। इस 45 की वैल्यू दे रखी है आपको 9000, यानी कि इंटू 20 दे रखी है ना, 45 दूनी 90 इंटू 200 दे रखे, सॉरी 45 दूनी 90 और 2 जीरो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी इंटू 200 हो जाएगी। तो 37 दूनी कितना होता है, 74। तो 7400 ऑप्शन नंबर सी इज दी, ए का हिस्सा पूछा ना, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए तो मैथ्स के भी सारे हो गए। ठीक है, टाइम से हो गया पेपर, इतने लेंदी और इतने ज़्यादा खास कुछ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे नहीं। पिरामिड वगैरह के आ गए थे वही सब, बस ध्यान रखना थोड़ा सा है ना। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की अनुमानित सांद्रता कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है आपको, 21% है। सबसे अधिक आपकी नाइट्रोजन 78% है। उसके बाद ऑर्गन आती है आपकी, ऑर्गन या आर्गन जो भी कहते हैं उसको, वो आती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आती है। तो ये क्रम भी आप याद रखना, तीसरी सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ऑर्गन है। ठीक है, गैस का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्ण रूप से भू आबद्ध है और भारत के साथ खुली सीमा साझा करता है। बांग्लादेश नीचे से घिरा हुआ है, म्यांमार में नीचे अगेन पानी है, नेपाल पूरी तरह से घिरा हुआ है, अफगानिस्तान का पता नहीं लेकिन नेपाल तो पूरा घिरा हुआ है ना। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, और भारत के साथ सीमा साझा कर रहा है। कौन सा भौतिक प्रदेश नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। नर्मदा नदी के दक्षिण में दक्कन का पठार है, कर्नाटक का पठार भी नीचे दक्षिण में, ये तेलंगाना का पठार भी नीचे आ गया है ना। आप सबको पता है यहाँ पे ये जो नर्मदा नदी बीच में है, ये सब कर्नाटक और ये तेलंगाना और ये दक्कन, ये तो पूरा दक्कन का पठार है। तो मालवा का पठार बचा जो कि ऊपर है, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने कृष्णदेवराय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थे आपके डोमिंगो पाइस, ऑप्शन नंबर 1 इज दी, यही थे ना आई थिंक, हाँ यही थे शायद, हाँ यही थे। ये पहले भी आ चुका, पीवाई का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, यूनेस्को ने किस वर्ष दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में मान्यता दी। नो आइडिया भाई इसका तो, कब हुआ था ये। रेगुलेटिंग एक्ट 1772 वाला ने बंगाल के गवर्नर के लिए कौन सा प्रमुख प्रशासनिक परिवर्तन पेश किया। तो 1772 में बंगाल का गवर्नर क्या था, गवर्नर जनरल बन गया था, और क्या हुआ था, ब्रिटिश सम्राट को सीधे रिपोर्ट, ये तो बाद में हुआ ना 57 के बाद, गवर्नर के अधिकार को काफी कम कर दिया, तो ये तो नहीं हुआ था भाई ऐसा। परिषद द्वारा सहायता प्राप्त गवर्नर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था, तो एक परिषद बनाई गई थी
उससे सहायता मिलेगी उसे, और ये गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। चलिए, किस रियासत में 1881 में ही से ही प्रतिनिधि सभा थी? प्रतिनिधि सभा थी 1881 से ही, किस में थी भाई? मैसूर, पटियाला, हैदराबाद, ग्वालियर। मैसूर में तो नहीं हो गया आई थिंक, है ना? मैसूर में तो इस वक्त क्या हो रहा था? युद्ध चल रहा था ना। और 82 में, 81 82 में उसकी मृत्यु हो गई थी, अ, टीपू सुल्तान के डैडी की। तो मैसूर तो नहीं होना चाहिए। पटियाला, हैदराबाद, ग्वालियर। हैदराबाद में प्रतिनिधि सभा तो नहीं होनी चाहिए। पटियाला, ग्वालियर। तो सिखों में आई थिंक होती हो शायद प्रतिनिधि सभा। मुझे इसका आइडिया नहीं है कुछ, बट एलिमिनेशन से मैं ऑप्शन नंबर बी तक पहुंच पा रहा हूँ। लेट्स सी। कौन सा भारतीय राज्य 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? आप सबको पता होना चाहिए, 39वें खेल होंगे मेघालय में। और जो 38वें खेल थे वो कहाँ हुए थे? उत्तराखंड में संपन्न हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्के उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है? हल्के उद्योग जिसमें भारी मशीनरी का यूज़ नहीं किया जाता है, निर्माण करते हैं नहीं। उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए हल्की सामग्री का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। अयस्क और धातुओं का प्रसंस्करण करते हैं, बिजली उत्पादन उपकरणों से निपटते हैं। हल्के औजारों का उपयोग किया जाएगा, मशीनों का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की हरित क्रांति प्रयोगात्मक कार्यक्रमों से शुरू हुई थी। पहली ऐसी पहल को क्या कहा जाता था? भारत की हरित क्रांति प्रयोगात्मक कार्यक्रमों से शुरू हुई थी, पहली ऐसी पहल को क्या कहा जाता था? ऑपरेशन ग्रीन, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, गहन ओ अच्छा 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 अच्छा, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, इससे शुरुआत हुई थी। सबसे पहले ये 1960 के आसपास ये शुरुआत की गई थी इसकी, इसी से शुरुआत हुई अपनी उसकी हरित क्रांति की, है ना। बाद में जाके इसका नाम हरित क्रांति पड़ा, बट ऑफिशियली तो इससे शुरुआत है। NI ऐसे करके कुछ वो होता है, IADP, सॉरी IADP प्रोग्राम था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई नेक्स्ट हो जा। चलिए हिंदी। 2025 को, अक्टूबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता का निधन हो गया? अभी हाल ही में किसका निधन हुआ है भाई? पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन साहब का निधन हुआ है ना आई थिंक अभी हाल ही में तो। हाँ शायद ये होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर, बट लग तो यही रहे। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने खेजड़ी पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी? खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा के लिए। सुनीता देवी, अमृता देवी बिश्नोई। ये नाम सुना सुना सा है, इन्होंने शायद सुनीता विलियम, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं। सविता देवी बिश्नोई। आई थिंक अमृता देवी बिश्नोई का नाम मैंने सुना है कि इन्होंने शायद पर्यावरण मूवमेंट में ऐसा कुछ इनकी मृत्यु हुई ऐसे करके शायद था। आई एम नॉट श्योर। वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक AQ AQI, याद आ गया ना, रेखा गुप्ता जी ठीक है। कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे प्रदूषित देश है? तो ये तो गौरव की बात बिल्कुल भी नहीं है। भारत इसमें सेकंड नंबर पे आता है, ये आपने देखा होगा, न्यूज़ में बहुत चला है। सेकंड नंबर पे है भारत, ठीक है। फीफा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। आई थिंक फीफा के बारे में मैंने आपको डिटेल में लिखा हुआ था, जो आई थिंक GK GS की ही, GD की ही वीडियोस थी, जिसको मैं बाद में कंटिन्यू नहीं कर पाया था, टाइम नहीं था। उसकी बहुत डिमांड बच्चों की थी, ठीक है। कोशिश करेंगे अभी अगर कंटिन्यू कर पाएंगे तो। उसमें मैंने लिखवाया भी था आपको शायद, या उसमें लिखवाया था या कहीं और लिखवाया था, उसके बारे में बताया था। स्थापना इसकी 4 में होती है, फ्रांस की राजधानी पेरिस से, बिल्कुल सही। मुख्यालय ज्यूरिख में, बिल्कुल सही। पहला विश्व कप उरुग्वे ने जीता था 30 में, ठीक है। यही गलत होगा, बाकी सब ठीक है। तो जिसने सबसे अधिक बार विश्व कप जीता है तो उरुग्वे ने नहीं जीता होगा, किसी और ने जीता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 300A के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार की कानूनी प्रकृति क्या है? मुआवजे की गारंटी देने वाला अधिकार, मुआवजा की गारंटी तो नहीं है इसमें। राज्य बिना किसी कानूनी आधार के संपत्ति ले सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। एक संवैधानिक कानूनी अधिकार जो केवल कानून द्वारा वंचन की अनुमति देता है, किसी कानून के द्वारा ही आपको अपनी भूमि से हटाया जा सकता है, ठीक है। कंपनसेशन वगैरह वो सब तो राज्य निर्धारित करेगा। चलिए, भारत ने सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाने के लिए 2025 के लिए नामांकित किया है। सारनाथ किस भारतीय राज्य में है? सीधा ही पूछ लेते, इतनी लंबी स्टेटमेंट की जरूरत क्या थी? उत्तर प्रदेश में, आप सबको पता है सारनाथ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया
की मौजूदगी में 2025 खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए गान, लोगो और शुभंकर का अनावरण किया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? शुभंकर का नाम नहीं पता भाई। आगे बढ़ते हैं ना, हिंदी भी बच रही है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रीय परिषद है डैश 1956 के तहत बनाई गई थी। क्षेत्रीय परिषद है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था, बिल्कुल सही। वित्त आयोग अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम नहीं इस टाइम आया। जनप्रतिनिधित्व भी नहीं इस टाइम आया था, तो यही आया होगा, मतलब यही आया था जिसमें क्षेत्रीय परिषदें आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सूत्र विद्युत शक्ति देता है? यार ये सब साइंस साइंस के ये सूत्र वगैरह नहीं याद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? राग प्राचीन जातियों में प्राचीन जातियों से विकसित हुए। जातियां मध्ययुगीन रागों से उत्पन्न हुई। जातियां रागों से उत्पन्न होंगी या राग जातियों से उत्पन्न होंगे? आधुनिक काल में लोक धुनें जातियों में विकसित हुई। लोक धुन जातियों में आधुनिक काल में, तो बहुत पुराने काल से है ना आई थिंक। वैदिक काल के दौरान ताल प्रणाली से रागों का उदय हुआ। वैदिक काल के दौरान ताल प्रणाली से रागों का उदय हुआ। राग प्राचीन जातियों से विकसित हुए। ये स्टेटमेंट नॉर्मल सा जनरल सा लग रहा है, ये होना चाहिए ताल प्रणाली। आई आई थिंक पहला होना चाहिए, बाकी इसके बारे में मुझे जानकारी है नहीं। देख लेंगे ना। चलो इसमें हमने 3 स्किप कर दिए, बाकी अब जल्दी से चलते हैं हिंदी की तरफ, ठीक है। हिंदी करेंगे इसमें अटेम्प्ट। अरे भाई हट जा। ये भाई सेलेक्ट ही नहीं हो रही है, हो जा। इतना टाइम ना लगाओ। अरे भाई। ओ शिट, ये क्या हो गया? हिंदी कहाँ गई भाई? सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? एक सेकंड, माउस से देख लेते हैं करके। भाई इसमें हिंदी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ये? चलो भाई हिंदी हो गया सिलेक्ट। काफ़ी देर में हुआ है सिलेक्ट। देखते हैं। ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक। ये तो आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान है। विलोम शब्द बताना आध्यात्मिक का। आध्यात्मिक का भौतिक, उपकार अपकार सॉरी गमन, अपकार गमन सौम्य। आध्यात्मिक, जो आध्यात्मिक वर्ड से वो भौतिक, ये फिजिकल, ठीक है, ये हो सकता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन। असंगत या बेमेल शब्द का चयन करना है। दंपत्ति, युगल, प्रेमी, जोड़ा। दंपत्ति भी पति पत्नी, युगल जोड़ा हो गया, प्रेमी जोड़ा। तो प्रेमी तो सिंगल भी हो सकता है, बाकी सब का मतलब है डबल। प्रेमी सिंगल भी हो सकता है, ठीक है भाई। एक तरफा प्यार भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थोड़ा तेज चलिए ना। वही योजनाएं आज डंके की चोट पर लागू हो रही हैं जिन पर कभी उंगली उठाई जाती थी। बताओ यार, ये चीज़ें लिखने की है क्या? सही बात है, बट लिखी क्यों जा रही है? उंगलियां उठाई जाती थी, इसका अर्थ होता है बुराई या अनिष्ट चाहना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बदनाम करना या दोषपूर्ण, दोषारोपण करना, दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में स्वयं नीचा। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। खराबी शब्द का अर्थ नहीं है दोष, अवगुण, नकली, विकार। दोष भी, अवगुण भी है, विकार भी है, तो नकली ही बचा एक शब्द, खराबी का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लाभ ही लाभ, उचित लोकोक्ति, अपने को बड़े व्यक्तियों में गिनना, नाम बढ़ावे दाम, दूसरे के धन पर गुच्छे उड़ाना, 5 उंगली घी में होना, यानी कि लाभ ही लाभ होना। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य मतलब 2 वाक्य होंगे अलग अलग और दोनों ही प्रधान होने चाहिए। ये तो हो नहीं सकते एक ही वाक्य है। वह बैठा था परंतु मैं जा रहा था, दोनों प्रधान है। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार हिंदी इंग्लिश क्यों कर रहा हूँ इसमें मैं? पिताजी इस बात से बेखबर थे कि उनका कोई पीछा करता है। पर्यायवाची बताना बेखबर का। लुप्त, लुप्त तो नहीं होगा भाई। बेनजीर, अरे वाह। गाफिल, क्या बात है। गाफिल आपने सुना हो तो कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी भी अगर रही तो ये जवानी फिर कहाँ, ऐसे करके ना। तो गाफिल का आई थिंक मीनिंग होता है केयरलेस टाइप समथिंग कुछ। तो बेखबर, केयरलेस हो सकता। अजानकार, अजानकार कोई शब्द अजीब सा नहीं लग रहा? जानकार का अजानकार।
तो ये हो सकता है गाफिल, केयरलेस, बेखबर। तो वैसे भी हिंदी में लग रहा शायद ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, आई थिंक, बट ये शब्द मुझे ठीक सा क्यों नहीं लग रहा, पता नहीं। सभी प्रशिक्षणों का वक्तव्य मनुष्य का विकास है, तो सबसे उपयुक्त बताना है। प्रशिक्षणों का रहस्य, समाधान, प्रयत्न, ध्येय, ध्येय उद्देश्य, प्रशिक्षणों का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गवाह किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू भाषा में कौन से शब्द आते हैं भाई? अब फारसी शब्द ज़्यादा है ना उर्दू भाषा में, आई थिंक फारसी होना चाहिए। अरबी फारसी ज़्यादा, बट फारसी शब्द ज़्यादा है उर्दू भाषा में। विकीर्ण शब्द के विलोम युग्म की पहचान कीजिए। विकीर्ण, एकत्र, उग्र, कोमल, निर्माण। विकीर्ण, संकीर्ण, विकीर्ण। संकीर्ण छोटा, विकीर्ण बड़ा। तो इसका छोटा मतलब संकीर्ण में संकुचित, विकीर्ण। तो एकत्र हो सकता है, उग्र तो नहीं लग रहा। कोमल, विकीर्ण का नहीं होना चाहिए। निर्माण, तो एकत्र ही ऐसा लग रहा है मुझे। जो संकीर्ण विकीर्ण ऐसे करके कुछ हो तो जो छोटा हो, आई एम नॉट श्योर, गलत भी हो सकता है, देख लेंगे इसको, है ना। किताबी कीड़ा, किताबी कीड़े का क्या मतलब है भाई? हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाला, बिल्कुल सही। पढ़ाई से दूर भागने वाला नहीं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? हिमालय, पहाड़, नदी, घर। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हिमालय भाई, हिमालय, हिमालय नाम है ना हिमालय। पहाड़ तो क्या है, भाव जातिवाचक है। अरे भाई टाइम खत्म है। लोकसभा के चुनाव एक निश्चित डैश के लिए होता है, निश्चित अवधि के लिए होता है। रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई, अहंकार कभी समाप्त नहीं होता। बर्बाद हो जाने पर अहंकार बने रहना, बिल्कुल सही। बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बने रहना। एक के लिए कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की डैश को अपना लेती है, तो उसमें तुतलाने। अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की भाषा को अपना लेती है, तुतलाने में अपना परम डैश मानती है, परम गौरव मानती है। अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य डैश नहीं करती, अपना दैनिक कार्य। तीन क्या है? यह डैश की पराकाष्ठा है। यह दूसरे की भाषा को अपनाना क्या है? गुलामी की पराकाष्ठा है। ओ कमान यार, इतना इजी चीज़ें छूट जाती हैं, स्किप करना पड़ा एक क्वेश्चन, आई थिंक दो ना छूट गया हूँ। क्या यार, 3 क्वेश्चन उसमें, 2 क्वेश्चन इसमें छूट गए, यानी कि हमारे 3 क्वेश्चन हमने जीके जिसमें स्किप किए थे, 2 क्वेश्चन इसके बेफिजूल के छूट गए, यानी कि इसके 4 मार्क्स और जोड़ के रखो इसमें, ठीक है। 147 प्लस समथिंग कुछ मानना भाई इसको। इतने इजी क्वेश्चन छूट गए एंड के। क्या कर सकते हैं, टाइम को मैनेज करना चाहिए। कुछ कुछ बेफिजूल में टाइम खराब हो जाता है, 10-20 सेकंड भी हो जाते तो हो जाता ना क्वेश्चन दो। पर फिर भी 3 क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं। अब ये कौन से गलत हैं? मोस्ट प्रोबेबली ये आई थिंक हिंदी में भी क्या ही गलत होंगे, जीके जिस में जहाँ तक ये गलत होंगे। बट अभी क्या होगा कि इसका सॉल्यूशन आई थिंक ऐप पे आ जाता है, सॉरी आई थिंक कह रहा हूँ, ऐप पे आ जाता है। तो मैं क्या करूँगा, अभी शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसको अपलोड करने के बाद शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करके शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको दिखा दूंगा कौन से गलत किए हमने, कौन से हमने स्किप किए, इनका सही आंसर क्या है, ठीक है। तो चलिए भाई, ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे, कुछ चीज़ें बेहतर सीख पाए होंगे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।